सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो सही जवाब है रेटिना में। मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो है वो रेटिना में बनता है। अगला प्रश्न है, शून्य देशांतर रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड से होकर गुजरती है। सूर्य देशांतर रेखा यानी ग्रीनविच रेखा जो है वो इंग्लैंड देश से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्यतः किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो वो है मेरियाना गर्त जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त है विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। नेक्स्ट, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब है बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील का नाम है बैकाल झील। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वह है तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार किस राज्य में स्थित है? तो वह झारखंड राज्य में। छोटा नागपुर पठार स्थित है झारखंड राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत की पश्चिमी तटरेखा को क्या कहा जाता है? तो उसे मालाबार तट कहा जाता है। भारत की पश्चिमी तटरेखा को मालाबार तटरेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की पूर्वी तटरेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोरोमंडल तट। भारत की पूर्वी तटरेखा को कहा जाता है कोरोमंडल तट। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में है? तो वो है आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति के 3 स्तंभ क्या है? तो उसका है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये 3 हैं नई आर्थिक नीति के स्तंभ। नेक्स्ट, उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्थिक नियंत्रण कम करना। उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक नीति नियंत्रण कम करना। अगला प्रश्न है, भारत का पहला औद्योगिक नीति प्रस्ताव कब आया? तो आया 1948 में आया भारत का पहला औद्योगिक नीति। नेक्स्ट, लघु उद्योगों का विकास किसके अंतर्गत आता है? तो वो औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लघु उद्योगों का जो विकास है वो औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? वो हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। सार्वजनिक क्षेत्र का जो विस्तार है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो वो नीति आयोग करता है भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य किस भाग में जोड़े गए हैं? तो वो भाग 4A में जोड़े गए हैं। मूल कर्तव्य भाग 4A में जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वो 11 है। मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 है। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो वो 42वें संशोधन में जोड़े गए हैं मूल कर्तव्य। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो इसका सही जवाब है भाग 4 में है। नीति निर्देशक जो है वो भाग 4 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के से लिया गया है?
तो वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो वो अमेरिका देश से ली गई है। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था जो है वो अमेरिका देश से ली गई है। अगला प्रश्न है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो है जेम्स वॉट ने किया था। भाप इंजन का जो आविष्कार है वो जेम्स वॉट ने किया है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ? तो वो 1775 में शुरू हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है वो 1775 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कब की? तो वो की थी 1776 में अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन था? वो था जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेता था जॉर्ज वॉशिंगटन। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो वो हुई थी 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो वो था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था फ्रांसीसी क्रांति का नारा। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो वो हुआ था 1905 में, यानी 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वाइसराय के समय में हुआ? तो वो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बंगाल विभाजन जो है वो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1905 में। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1905 में हुई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी ढाका में। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो ढाका में हुई। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो वो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने चलाया था होम रूल आंदोलन। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। अगला प्रश्न है कि गांधी जी भारत कब लौटे? तो सही जवाब है 1905 में लौटे थे। गांधी जी भारत लौटे 1905 में। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस धर्म की स्थापना की? तो वह दीन ए इलाही की स्थापना की थी। अकबर ने दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, इबादत खाना कहाँ स्थित था? तो सही जवाब है फतेहपुर सीकरी में स्थित था। इबादत खाना जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित था। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही जवाब है मलिक काफूर। अकबर के नवरत्नों में मलिक काफूर शामिल नहीं था, क्योंकि मलिक काफूर जो था वो खिलजी वंश के समय में था। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा? तो सही जवाब है अबुल फजल ने लिखा था। अकबरनामा जो है वो अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, जहांगीर की पत्नी कौन थी? तो सही जवाब है नूरजहां। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो वो था शाहजहां ने कराया था। ताजमहल का निर्माण कराया था शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो वो थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। अगला प्रश्न, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो वो कलिंग के युद्ध के बाद में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? तो वो प्राकृत भाषा में है। अशोक के शिलालेख दिए गए हैं प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सही जवाब है वो बनाया था अशोक ने। सम्राट अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप, याद में से रख लेना है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका नामक पुस्तक। अगला प्रश्न, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वो है मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिका। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो वो था जॉन लॉगी बेयर्ड। जॉन लॉगी बेयर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था टेलीविज़न का आविष्कार। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो उसने किया था रोटेंजन। सही जवाब इसका हो जाएगा रोटेंजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार, याद में से रख लेना है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और याद में से रख लेना है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में अच्छी तरह से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है टॉरिसेली नामक वैज्ञानिक ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने किया था। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने किया था परमाणु बम का आविष्कार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन का आविष्कार, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है इसरो का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका सही जवाब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जीएसटी का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो इसका सही जवाब है महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। 24वें तीर्थकर थे वो जैन धर्म के। अब अगला प्रश्न है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महापद्मेनंद। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मेनंद। अगला प्रश्न है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 16। महाजनपदों की संख्या थी 16। अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी राजगृह। मगध की राजधानी थी राजगृह। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ 1526 में। 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है बाबर। मुगल वंश यानी मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था बाबर। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा था? तो सही जवाब हो जाएगा बाबरनामा। बाबर ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का गुरु कौन था? तो सही जवाब है बैरम खान था। अकबर का गुरु था बैरम खान। अगला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1829 में हुआ था भारत में सती प्रथा का उन्मूलन। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो वो राजा राममोहन राय ने किया था। सती प्रथा का जो उन्मूलन है वो राजा राममोहन राय ने किया था। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो वो हुआ था 1856 में। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। अगला प्रश्न है कि दास प्रथा का अंत भारत में कब हुआ? तो वो हुआ था 1843 में। दास प्रथा का अंत जो है वो 1843 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब है A.O. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो A.O. ह्यूम ने की थी। अगला प्रश्न है, पूर्ण जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? तो सही जवाब है इटली में हुई थी। पूर्ण जागरण की जो शुरुआत है वो इटली देश में हुई थी। अगला प्रश्न है, मोनालिसा चित्र किसने बनवाया था? तो वो लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया था मोनालिसा का
चित्र। अगला प्रश्न है आधुनिक मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया? तो वो गुटेनबर्ग ने किया था आधुनिक मुद्रण कला का आविष्कार। अगला प्रश्न है प्रोटेस्ट आंदोलन किसने शुरू किया था? तो वो है मार्टिन लूथर ने शुरू किया था। प्रोटेस्टेंट आंदोलन जो है वो मार्टिन लूथर ने चालू किया था। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है कोपरनिकस को कहा जाता है। याद में रख लेना है, वैज्ञानिक क्रांति का जो जनक है वो कोपरनिकस को कहा जाता है। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो वो हुई थी इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई इंग्लैंड देश में। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो सही जवाब है वो अनुच्छेद 19 में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19 में है। अगला प्रश्न है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 23-24 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो 23-24 में है। अगला प्रश्न है अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अगला प्रश्न है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो 25 और 28 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 25-28 में दिया गया है। अगला प्रश्न है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो है 29-30 में। इम्पोर्टेंट है, याद में रख लेना है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो है वो 29-30 में है। अगला प्रश्न है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो 32 में दिया गया है। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वो है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो वो है दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दूध उत्पादन से है। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो वो थे वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? तो वह कृषि के क्षेत्र में। भारत में जो सबसे अधिक रोजगार है वो कृषि के क्षेत्र में मिलता है। अगला प्रश्न है सेवा क्षेत्र का GDP में सबसे अधिक योगदान कब से है? तो वो 1991 के बाद से है। याद रखना है 1991 के बाद से है सेवा क्षेत्र का GDP सबसे अधिक। अगला प्रश्न है नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू हुई? तो वो हुई थी 1991 में लागू हुई थी नई आर्थिक नीति। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो उसे दिहांग कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जो है वो दिहांग नाम से जानी जाती है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वो है सुंदरबन का डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर बनाती है। अगला प्रश्न है सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से मिलकर बना है? तो वो बना है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर। सुंदरबन का डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो वो होती है मौनीसराम में। भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है वो मौनीसराम में होती है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है राजस्थान राज्य में। थार मरुस्थल जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला है भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा है? तो वो है सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि स्थित है सहारा रेगिस्तान जो है वो स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है ग्रीनलैंड। विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है जापान को कितने प्रमुख द्वीपों का देश कहा जाता है? तो वो 4 प्रमुख द्वीपों का देश कहा जाता है जापान को। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है? तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है वो
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो वो 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है कर्क रेखा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मकर रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है? तो सही जवाब है यूरोप महाद्वीप से। मकर रेखा जो है वो यूरोप महाद्वीप से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग कितना है? तो वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। अगला प्रश्न है दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो सही जवाब है पास्कल। दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है पास्कल में। अगला प्रश्न है दाब का सूत्र क्या है? तो वो है बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल। बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल यानी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है दाब का सूत्र। नेक्स्ट द्रव में दाब किस पर निर्भर करता है? तो वो उसके गहराई पर निर्भर करता है। द्रव में जो दाब है उसके गहराई पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वो उछाल बल से संबंधित है। याद में रख लेना है आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो उछाल बल से संबंधित है। अगला प्रश्न है घर्षण बल का कार्य क्या है? तो वो गति कम करना और गति रोकना, ये दोनों काम है घर्षण बल का। तो बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है? तो टोटल 7 आवर्त है। आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त है। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में कुल कितने समूह है यानी ग्रुप है? तो वो 18 ग्रुप है। आवर्त सारणी में टोटल 18 ग्रुप है। अगला प्रश्न है क्षार धातुएं किस समूह में आती है? तो वो आती है समूह ए में। आवर्त सारणी में क्षार धातुएं जो है वो समूह 1 में आती है। और हैलोजन किस समूह में होते हैं? तो वो होते हैं 17वें समूह में। हैलोजन जो है वो 17वें समूह में होते हैं। अगला प्रश्न है निष्क्रिय गैसें किस समूह में आती है? तो वो है 18 समूह में। निष्क्रिय गैसें जो है वो 18वें समूह में आती है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो वो है फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो फ्लोरीन है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो वो निकलती है O2 यानी ऑक्सीजन गैस। याद में रख लेना है ऑक्सीजन गैस जो है प्रकाश संश्लेषण में निकलती है। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो वो होता है हरा रंग का। क्लोरोफिल का जो रंग है वो होता है हरा रंग। अगला प्रश्न है श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा प्राप्त करना। श्वसन का जो मुख्य उद्देश्य है वो होता है ऊर्जा प्राप्त करना। अगला प्रश्न है मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? तो वो है फेफड़े। मानव शरीर में श्वसन का जो मुख्य अंग है वो है फेफड़े। अगला प्रश्न है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अगला प्रश्न है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो वो टोटल 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि रोम का पूरा नाम क्या है? तो रोम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। रोम को कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो वो स्थायी मेमोरी है। रोम जो है वो एक स्थायी मेमोरी है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को निर्देश देने की भाषा क्या कहलाती है? तो उसे मशीन भाषा कहते हैं। कंप्यूटर को निर्देश देने वाली भाषा को मशीन भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? तो वो है सी भाषा। उच्च स्तरीय भाषा जो है वो सी भाषा है। अगला प्रश्न है सी भाषा के जनक कौन है? तो वो है डेनिस रिची। सी भाषा के जो जनक है वो है डेनिस रिची। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं 3 प्रकार के। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1975 में। क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत हुई 1975 में। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट में एम्पायरों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 2। क्रिकेट में एम्पायरों की संख्या जो है वो 2 होती है। अगला प्रश्न है पहला क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? तो वो वेस्ट इंडीज ने जीता। पहला क्रिकेट विश्व कप जो है वो वेस्ट इंडीज ने जीता।
अगला प्रश्न है हॉकी का मैदान किस प्रकार का होता है? तो वो होता है सिंथेटिक। हॉकी का जो मैदान है वो सिंथेटिक होता है। अगला प्रश्न है कि भारत ने पहला विश्व कप कब जीता? तो वो 1983 में जीता था। भारत ने जो पहला विश्व कप है वो 1983 में जीता था। अगला प्रश्न है हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 खिलाड़ी। हॉकी के एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब है वेद व्यास। महाभारत के रचयिता जो है वो वेद व्यास माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि रामायण के रचयिता कौन है? तो वो है वाल्मीकि। रामायण के रचयिता है वाल्मीकि। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो सही जवाब है चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, वो है अर्थशास्त्र के लेखक। अगला प्रश्न है मेघदूत के रचयिता कौन है? तो वो है कालिदास। मेघदूत के जो रचयिता है वो कालिदास है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो वो है वानभट्ट। हर्ष चरित्र के लेखक है वानभट्ट। अगला प्रश्न है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो वो है अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सही जवाब है खेल के संबंध से है। अर्जुन पुरस्कार का संबंध है खेल के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था पहले खेल रत्न पुरस्कार का नाम। फिर 2021 के बाद से उसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो वो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो वो हुई थी 1986 में हुई थी द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत। अगला प्रश्न है अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो वो था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार जो है वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। अगला प्रश्न है कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो सही जवाब है साहित्य के क्षेत्र में मिला था। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया था। अगला प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है। ऑस्कर पुरस्कार जो है वो सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है अमेरिका के द्वारा दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। अगला प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है? तो उसका नाम है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। ऑस्कर पुरस्कार का जो आधिकारिक नाम है वो है अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट। अगला प्रश्न है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उसका संबंध है संगीत के क्षेत्र से। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध है संगीत के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के अवसर पर हम हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय संविधान दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? किस वर्ष से मनाया जा रहा है? तो 2015 से मनाया जा रहा है 26 नवंबर के दिन राष्ट्रीय संविधान दिवस। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 24 दिसंबर को। हम हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 23 दिसंबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय किसान दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो वो है चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है
11 जुलाई को हम हर साल विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 10 दिसंबर के दिन हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 1 अक्टूबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोजाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।